नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जिला फातिमा। आई नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रुद्रपुर महापौर विकास शर्मा ने बुधवार को वार्ड नंबर 16 बगवाड़ा में निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। रिजल्ट की गड़बड़ी ठीक न होने पर छात्र नेताओं का हंगामा, महाविद्यालय में की तालाबंदी, प्राचार्य सहित कई प्रोफेसर हुए कैद। मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने चंपावत जिले का किया दौरा। मौसम वैज्ञानिकों ने जारी किया प्रदेश में मौसम बदलने का पूर्वानुमान। लोहाघाट में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों का हुआ आगाज। लोहाघाट में पानी को लेकर आंदोलन शुरू। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की उठाई मांग। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती की मिली सरकटी लाश। भारत नेपाल वन अधिकारियों के बीच वार्ता। हल्द्वानी पहुंच मुफ्ती वजाहत कासमी बोले, वक्फ सुधार संशोधन फायदे की बात। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर महापौर विकास शर्मा ने बुधवार को वार्ड नंबर 16 बगवाड़ा में अपने कार्यकाल के पहले निर्माण कार्य का शिलान्यास वार्ड के पार्षद और संभ्रांत लोगों के साथ संयुक्त रूप से किया। इस निर्माण कार्य के अंतर्गत पूर्व भाजपा नेता स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह सामंती की स्मृति में शमशान घाट का सौंदर्यीकरण और स्मृति द्वार के निर्माण का काम पूजा अर्चना और नारियल फोड़ने के साथ शुरू किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज नगर निगम द्वारा हमारा पहला यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। हमारे मित्र, हमारे साथी भाई वीरेंद्र सामंती जी, जो बहुत कम समय में हमें छोड़कर चले गए थे, उनकी याद में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणा की थी कि यहाँ का जो शमशान घाट है, इसे पुनर्निर्माण, एक द्वार यहाँ बनना है और एक द्वार गांव में बनना है, जिसका मैंने मेयर बनते ही निरीक्षण किया और उसको टेंडर कराया और आज हमने इसका यहाँ शिलान्यास कर दिया है और ये काम अब शुरू होने जा रहा है। बहुत जल्दी एक अच्छा शमशान घाट बगवाड़ा क्षेत्र, क्योंकि बड़ा भी हो गया, यहाँ बहुत सारी कॉलोनियाँ आ गई हैं, बहुत सारी पब्लिक आ गई है, तो ये धीरे धीरे जनता के लिए समर्पित हो जाएगा और एक द्वार जो बनना है उसका भी निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। और हमारे साथी वीरेंद्र सामंती जी, जो लंबे समय तक समाज की सेवा जिन्होंने की और हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहते थे, और उनके याद में, उनकी स्मृति में इसको बनाया जा रहा है। मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ और हमारे पार्षद और यहाँ के ग्रामीण, हमारे सारे साथी, यहाँ के बुजुर्ग हमारे साथ हैं और मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी घोषणा के माध्यम से ये कार्य। लोहाघाट महाविद्यालय के छात्र लंबे समय से रिजल्ट की गड़बड़ी ठीक करने की मांग विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रशासन से कर रहे हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिस कारण सैकड़ों छात्रों का रिजल्ट ठीक न होने से छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा पूर्व में 1 माह के भीतर गड़बड़ी ठीक करने का आश्वासन छात्र नेताओं को दिया गया था, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी रिजल्ट की गड़बड़ियां ठीक नहीं हुई, जिससे भड़के छात्र नेताओं ने आज एबीवीपी नेता व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विवेक पुजारी व छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक ढेक के नेतृत्व में महाविद्यालय में तालाबंदी कर दी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। से समर्थक हुए ना, चाह रहे हैं कि 2-3 दिन तक ताला बंद रहे। सर, हमने इसे लॉक करने को नहीं कहा था, इनको ऐसे ही अच्छा लगा तो उन्होंने लॉक किया। इनके रिजल्ट्स अभी तक सही होके नहीं आए हैं। बहुत बच्चों के बार बार भेजे गए हैं कॉलेज से, मेल से द्वारा उनके करेक्शन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी मांगे थे, वो सब दे दिए। बहुत बच्चों के तो 4-4, 5-5 बार भेज दिए। नॉन एनईपी जो कि 19 से 20, 20, 21, 21, 22 वाले जो हैं वो नहीं आ पाए। बहुत बच्चों के, बहुतों के आ भी गए। कितने फॉर्म थे मैम? उसमें से अब कितने बचे? 150 तक हुए हैं, 150-200 तक हुए हैं। 200 तक हो गए, मतलब नहीं हो पाए हैं। बाकी के लिए हमने अभी भी भेजा था और लेटर हम बराबर भेजते रहते हैं। कई बार हमने स्टूडेंट्स को भी भेजा, कई बार हमने टीचर्स को भी भेजा, कॉलेज के और अन्य कर्मचारियों को भी भेजा। तो संभावना के लिए लेटर आ रहा है यूनिवर्सिटी से अभी। आश्वासन सर यूनिवर्सिटी देगी हमें। ये कार्य सर, मैं आश्वासन नहीं दे सकती, अब तो यूनिवर्सिटी दे रही है, अब तो यूनिवर्सिटी दे रही है। दूसरी बात, हमारे एंड में सर एग्ज़ाम कराना हमारी ड्यूटी है और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भेजना किसका है? काम वो यूनिवर्सिटी का होता है, आप भी जानते हैं सर। तो हम उसको अपने हाथ से कैसे ठीक कर दें? एक शिक्षक वर्ग एक सभ्य वर्ग होता है, तो वो एक तरह से शोर नहीं मचा सकता, लेटर भेज के अपनी बात कह सकता है।
अब हमारे बेचारे छात्र संघ के बच्चे 101%। इससे पहले विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ द्वारा लगभग 3-4 सालों से, लगभग 2020 से हम लगातार प्रवेश परीक्षा के लिए हम लोग, जब से यूनिवर्सिटी अलग हुई, सोवन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी कुमाऊं यूनिवर्सिटी अलग हुई, तब से हम लोग लगातार इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें प्रवेश संबंधी समस्या, परीक्षा और परिणाम तीनों के लिए हम लोग लगातार महाविद्यालय में आते हैं और बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने आज सांकेतिक रूप से आज कॉलेज में, महाविद्यालय में तालाबंदी की। उसके बाद सुबह 10 बजे से अभी तक 5-6 बजे अभी कुल सचिव द्वारा वहाँ से एक लेटर भेजा गया कि जिसमें आपकी 3 दिन में आपके पोर्टल की समस्या और अपनी 7 दिन की आपकी जो अंक तालिका की समस्या का समाधान किया जाएगा। और हमने उनकी मांगों को जो हमने जो मांग यहाँ से भेजी थी उसका समस्याओं के लिए हमको आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान होगा। इसलिए हम लोगों ने आज इसको यहीं पर को समाप्त किया है। अगर समाधान कल हम लोग जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से भी हम लोग कल वहाँ तक हमारी जो समस्या का समाधान के लिए हम लोगों ने वहाँ भी अपनी बात रखी थी। अभी उन लोगों ने कल बुला रखा है हमको। कल हम जाएंगे अपनी समस्या का समाधान के लिए। अगर समस्या का समाधान जल्द से जल्द नहीं होता तो विद्यार्थी परिषद हम लोग अपने महाविद्यालय में और अपने विश्वविद्यालय में हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। इसमें जो हमारा आज हमने ये तालाबंदी करी, इससे हमें एक चीज़ हमें ये पता चली कि यूनिवर्सिटी हमारे किसी भी चीज़ को संज्ञान नहीं लेती। आज यूनिवर्सिटी ने जब इतना बड़ा हमने तालाबंदी करी, तब जाके यूनिवर्सिटी को हमारे कॉलेज के बारे में पता चला कि हमारे कॉलेज के अंदर इतनी सारी समस्या। यूनिवर्सिटी तो किसी चीज़ को ऐसे लेती है, बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे खेल रही थी आज तक कि यूनिवर्सिटी को कोई चिंता ही नहीं थी। अब हमारा मूल मकसद यही रहेगा कि जब तक हमारे रिजल्ट सही नहीं हो जाते, सारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता, इतने समय से जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, अगले पेपर के लिए उनको छोड़ जा रहे हैं, अब जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये यूनिवर्सिटी के साथ भी जारी रहेगी और कॉलेज के साथ भी जारी रहेगी। जहाँ से हमारे बच्चों के रिजल्ट सही होंगे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और लोहाघाट का छात्र संघ, संपूर्ण छात्र संघ इसके लिए लड़ता रहेगा जब तक सारे रिजल्ट सही नहीं हो जाते। चाहे हमें जहाँ भी जाना पड़े, जिसके आगे गुहार लगानी पड़े, या हमें आंदोलन करना पड़े, उग्र आंदोलन करना पड़े, जो भी करना पड़े, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संपूर्ण लोहाघाट इकाई और छात्र संघ लोहाघाट इसके हमेशा लगा। अपने 1 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे मुख्य संरक्षक व जिले के फायर नोडल अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने चंपावत जिले के विभिन्न स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारियों को जंगलों को आग से बचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वनाग्नि से निपटने के लिए सभी अधिकारियों कर्मचारियों की अहम भूमिका रहती है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। कारण और कुछ हुआ यहाँ पर देखिए, ये अभी तक कोई ऐसी सरकारी वनों में कोई बहुत बड़ी वनाग्नि की घटना नहीं हुई है। और यहाँ पे हमारे डिवीजन ने जो स्टाफ हैं और जो भी डीएफओ साहब हैं अच्छा काम किया है। पीछे एक बड़ी घटना हुई थी तो इसमें इन्होंने काफ़ी कठोर कार्रवाई की है। तो एक हम लोग का उद्देश्य रहता है कि जो आम जनता है उसमें एक जागरूकता पैदा की जाए, जन सहयोग भी लिया जाए और लोगों को जागरूक भी किया जाए। और उसके बाद भी अगर कोई कानून को तोड़ने का प्रयास करता है या वनों में अग्नि लगाने का प्रयास करता है तो उसके लिए कठोर कार्रवाई की जाए। तो जहाँ तक आज हम लोगों को दिखाई दिया उस दिशा में चंपावत वन विभाग ने अच्छा काम किया है। लोगों में जागरूकता फैलाने को लेकर भी ज़मीनी स्तर पे भी काम किए गए हैं। और जो है उसके बाद भी जिन लोगों ने जानबूझ के कानून को तोड़ने का या अपने हाथ में लेने का प्रयास किया है या इस तरह की घटनाएं की हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और बाकी ये मई का महीना थोड़ा एक चुनौतीपूर्ण होने वाला है। और यहाँ पे बाकी जो भी फील्ड लेवल पे स्टाफ हैं जो उनकी संख्या होनी चाहिए, मुझे संतोषजनक लगा है। मुझे कोई ऐसी कोई मेजर कमी नहीं दिखाई दी है। और बाकी हम लोगों को उम्मीद है कि थोड़ा अगला जो 1.5 महीना है उसमें भी स्टाफ जो है इसी भावना से काम करेगा। और जो हमारे चंपावत के इतने बढ़िया बेहतरीन जंगल हैं पूरे राज्य में, चौड़ी पत्ती के जो हमारे चंपावत के जंगल इतने अच्छे आने आते हैं तो वो बचे रहेंगे आग के जो है चपेट में आने से। प्रदेश में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, लेकिन इस बढ़ती गर्मी से लोगों को जल्द ही राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में 1 से 6 मई तक हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के साथ ही बर्फबारी की भी उम्मीद जताई गई है। विभाग ने प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तेज आंधी की भी चेतावनी जारी की है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। एक्टिविटी बढ़ेगी तो 1 और 2 तारीख को उत्तराखंड में जो कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि कुछ जनपद हैं जैसे देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, यहाँ पे अनेक स्थानों तक में भी हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है 1 और 2 तारीख को।
इसी तरह से 3, 4, 5 तारीख में भी उत्तराखंड में जो है अनेक स्थानों तक में हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावनाएं हैं। इसमें जो चेतावनी की बात करें तो आज जो है उत्तराखंड के जो मैंने जनपद बताए पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर कहीं कहीं जो है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एक्टिविटी और जो है तेज़ झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। उसके बाद कल जो है एक्टिविटी बढ़ेगी, तो कल जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं ओलावृष्टि मिलने और साथ ही जो प्लेन्स हैं उत्तराखंड के और उनसे लगे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, विशेषकर जैसे देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, यहाँ पर जो है झक्कड़ चल सकता है, जिसकी गति जो है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। उसके बाद जो है 2 तारीख को भी उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कहीं कहीं ओलावृष्टि मिलने की संभावना है। तो देखेंगे इस दौरान जो अगले 5-6 दिन जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी और तेज़ हवाएं चलेंगी, जबकि कहीं कहीं जैसे 1 और 2 तारीख को ओलावृष्टि भी मिल सकती है। तो अभी जो है आगे एक्टिविटी रहेगी और इसके चलते देखेंगे जो अधिकतम तापमान है वो अभी जो है सामान्य के आसपास चल रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में उनमें थोड़ी गिरावट की संभावना है, सामान्य से थोड़ा जो है 1-2 डिग्री नीचे पहुंच सकते हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। चंपावत जिले में गांव-गांव, घर-घर तक योग की अलख जगाकर हर परिवार को स्वस्थ रहने की खुशियां बांटने के संकल्प के साथ आज लोहाघाट में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग द्वारा जिला योजना से निर्मित योगा हॉल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर चेयरमैन वर्मा ने योग एवं प्राणायाम को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र के हजारों लोगों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। योग, स्वस्थ और संतुलित। क्या कहते हैं, मेरे को आर्थराइटिस की बहुत दिक्कत थी सर, मुझे पता नहीं था। एक बार मुझे ऐसे ही भनक लगी कि मेरे पास ऐसे ऐसे योग हो रहा है करके वहाँ, और क्या कहते हैं मेरे पति ने ऐसे बताया कि वहाँ योग हो रहा है, बुला के लाए। तो मुझे बहुत, मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैं उठ बैठी भी नहीं सकती थी। मेरे पूरे जॉइंटों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, मेरा पूरा शरीर अकड़न से परेशान थी मैं। ऐसे ही मैम ने मेरे को बताया, बोला रोज़ आना, ऐसे ही दिक्कत होती थी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा शरीर इतना लचीलापन आ गया कि मैं योग में जैसे नहीं भी आ सकती हूँ तो मजबूरी से आती भी हूँ, तो यहाँ योग करके मेरे को बहुत फ़ायदा है। मेरे हाथ पैरों में इतना जकड़न था कि मेरी उंगलियाँ मूवमेंट नहीं कर पाती थी। मैं पूरा शरीर मतलब कंधा मेरा पीछे से ऐसे झुक गया था। यहाँ मैम ने मेरे को हाथ पकड़ पकड़ के और मेरे हाथ पैरों में मतलब ऐसे करो करके इतना योग कराया कि आज मैं इस स्थिति में खड़ी हो पा रही हूँ। यहाँ पर मेरे को 10 साल से योगा मतलब परेशानी इतनी थी कि मैं दवाई खा के पूरे एम्स ऑल इंडिया मेडिकल में मेरा इलाज चला था। आप सर के पास भी आई थी, मैंने बहुत दवाइयाँ खाई थी। मैम के उससे मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इनके उससे मेरा ये जीवन थोड़ा ठीक हो रहा है। सर नाम निर्मला ओली है, मैं यहाँ योग से जुड़ी हूँ। सोनिया मैडम हमको योग सिखाती हैं। इस योग से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मैं कह नहीं सकती हूँ। मैं तो इतना आलसी थी, न उठती थी, न दिन में नींद आती थी, न कुछ था। अब तो मेरे को बहुत ही आराम है। इस योग से मुझे गैस और मतलब पेट में कब्ज और जो जलन हलन होती थी वो सब फ़ायदा हुआ है मुझको बहुत ही ज़्यादा। धन्यवाद सर। जैसा कि आप अवगत हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और जिसके काउंटडाउन कार्यक्रम भी अब शुरू हो गए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका आम जनमानस के लिए इस योग दिवस पर क्या संदेश है। जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की तैयारी अभी से शुरुआत हो गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस प्रकार से एक आम जनमानस के स्वास्थ्य के लिए आप इतना रात दिन लगे रहते हैं। अगर लगातार अपनी दिनचर्या में लोग योगा को शामिल कर दें तो बहुत सारी बीमारियां हैं, उन बीमारियों का निवारण
स्वतः ही हो जाएगा और कोई भी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी हमारी माता शक्तियों द्वारा यहाँ योगा कराया गया और मैं देखता हूँ लगातार हमारी माताएं बहनें काफ़ी योगा सेंटर से जुड़ी हुई हैं और मैं यूनानी अधिकारी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं और जो भी स्टाफ है उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारी माता शक्ति के बारे में इतना सोचा। और जिलाधिकारी महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने योगा सेंटर के लिए पैसा दिया। और मैं पुनः समस्त माता शक्ति को धन्यवाद करना चाहूँगा जिस प्रकार से आप पूरे लोहागढ़ नगर को जागरूक करते हुए एक योगा के माध्यम से और अन्य मंचों के माध्यम से जिस प्रकार आप जागरूक कर रही हैं, इसी प्रकार लगातार लगी रही तो एक दिन हमारा पूरा लोहागढ़ नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र भी योगा से जुड़ेगा। लोहाघाट में पानी को लेकर आंदोलन शुरू। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने की सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की मांग। पानी को लेकर नगर का हर नागरिक परेशान, सरकार व जनप्रतिनिधियों पर लगे गुमराह करने के आरोप। 365 दिन का बिल देने के बाद भी 100 दिन मिलता है पानी। आंदोलन को मिला जन समर्थन। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हमारी मांगे तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हमारी पूरी लोहाघाट की जनता की एक ही पुकार है कि भैया सरयू लिफ्ट योजना हमें जल्द से जल्द जो डीपीआर से निकल के धरातल में आए और इस पर जल्द से जल्द लोगों को पानी मिल सके। अब ये हमें कागजों में उलझाए ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोहावती नदी का गंदा पानी के लिए लोग पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो हमारी तो बस एक ही मांगे, हम पूरी लोहाघाट की जनता से ये लेकर यही चल रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द हमारा सरयू लिफ्ट योजना का पानी हम लोगों को साफ पानी हम लोगों को मिल पाए। आंदोलन अनिश्चितकालीन हमने पहले ही घोषणा कर रखी है और जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। अगर हमें भूख हड़ताल करना पड़े, हमें एक जुलूस निकालना पड़े, हम मसाल जुलूस निकालना पड़े, कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन धरने से नहीं उठेंगे। हमारी यही सोच है। करने के बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी शिकायत करी हमारे हर घर जल की योजना के लिए। तो कई जगह तो नल लगे लेकिन पानी नहीं है। हरिजन बस्ती में बिल्कुल पानी एक बूंद नहीं है। हमारी नई बस्ती में वहाँ तो नल भी नहीं लगे हैं। तो अभी हम गाड़ी से पानी की इनकी पूर्ति करा रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही है कि हमारे घर में, हमारे गाँव में पानी की समस्या को दूर किया जाए। समस्या के बारे में तो हम आज नहीं 5 साल से लड़ रहे हैं। उससे पहले तो थोड़ा बहुत दूसरे तीसरे दिन पानी मिलता था। आज हमें बारिश में भी नहीं और हिमंत में भी नहीं, गर्मी तो गर्मी है। उस दिन तो वो तो नदी सूख जाती है। अब हम देख रहे हैं कि नदी सूखी है, कहाँ से पानी आता है। जबकि बारिश में भरकम नदी भरी रहती है तब भी पानी तीसरे दिन आता है। बिल हम पूरा दे रहे हैं, काहे का बिल ले रहा है जल्दी का भी ये बताइए पहले हमको। मैंने तो नगर अध्यक्ष का विरोध किया था। मैं कह रही थी वोटिंग नहीं हो, वोट देंगे ही नहीं हम जब तक पानी नहीं मिलेगा हमको लोहाघाट वालों को। आए लोहाघाट वाले पूरे पलायन को तैयार है। खटीमा बनवासा हल्द्वानी बसने को तैयार है इस पानी की किल्लत से। हमें सरकार से ये चाहिए कि वो हमें तुरंत सरयू लिफ्ट दे या राम गंगा से लिफ्ट दे, कहीं से भी दे, कहीं से। हम ये नहीं जानते हैं, हम थोड़ी कोई इंजीनियर है कि हम कहाँ की लिफ्ट तैयार करें। पलाई में एक झील बना दे, वो पानी दे हमें, चाहे कोई झील से दे, चाहे हमें सरयू लिफ्ट से दे, चाहे हमें रामेश्वर लिफ्ट से दे, पानी मिलना चाहिए बस। नहीं तो आज यहाँ पर बैठे हैं, कल उस इंजीनियर का, उस एई का, उस जेई का तालाबंदी करने के लिए तैयार रहना। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर में भारत नेपाल सीमा से सटे खटीमा क्षेत्र में युवती की सरकटी लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। अब तो जानकारी के मुताबिक विवाह में बाधा बन रही प्रेमिका की प्रेमी ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने युवती का धड़ बरामद कर लिया है, जबकि सिर अभी तक नहीं मिला। युवती की गुमशुदगी हरियाणा में दर्ज हुई थी। हरियाणा पुलिस मामले की जांच करते हुए यहां तक पहुंची और हत्यारे की निशानदेही पर शव बरामद किया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। कल देर शाम पुलिस द्वारा नागरिक चिकित्सालय खटीमा में एक शव को लाया गया, जो कि उनके द्वारा बताया गया कि 5 से 6 माह पुराना है। उक्त शव को उनके द्वारा कब्जे में रख के पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम की फॉर्मेलिटी के लिए नागरिक चिकित्सालय में लाया गया। चूँकि ये काफ़ी दिन पुराना मामला है तो इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट की राय अनिवार्य होती है, जिसके लिए इस शव को पुलिस के द्वारा सुशीला तिवारी हल्द्वानी के लिए भिजवाया गया। मेरी बहन 16 नवंबर 2024 से मिसिंग है। उसके हमें सूचना मिली है जब कि बहुत टाइम से वो कांटेक्ट में किसी के नहीं आ रही है, तो उसे हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ भी हमें नहीं पता चला। उसके बाद मुझे शक हुआ कि शायद कुछ हुआ है उसके साथ। उसके बाद
जब मैंने छानबीन के दौरान हमें ये पता चला वो एक लड़का है मुश्ताक अहमद, उसके साथ वो रह रही थी, पर उसने पहले अपने आप को हिंदू बताया हुआ था मेरी बहन को कि मैं हिंदू हूँ, और हमें भी ये पता था कि वो हिंदू है। ये तो बाद में हमें पता चला कि वो मुस्लिम है। उसके बाद हमने कंप्लेंट कराने की कोशिश की वहाँ गुड़गांव हरियाणा में सेक्टर 5 में। फिर वहाँ से छानबीन के बाद हमें पता चला कि वो 10-15 दिन से सितारगंज में रह रहे थे। फिर हम सितारगंज थाने में कंप्लेंट करवाने गए, लेकिन वहाँ हमारी किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। 2 बार गए और वो उन्हीं को ही धमका रहे थे कि तुम्हें हम अंदर कर देंगे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई भी नहीं सुनी। फिर उसके बाद मैं हरियाणा पुलिस में गई, वहाँ रिक्वेस्ट की, सर आप मेरी हालात समझिए, वो मिसिंग है, इतने दिन हो गए हैं, उसको प्लीज़ ढूंढ के दीजिए। तब मेरा FIR वहाँ पे लिखाया गया है। उसके बाद मेरे भैया और जीजा जी को मैंने फिर थाने भिजवाया। उन्होंने उनको भी धमकाया कि यहाँ पे नहीं होगा कुछ भी, आप लोग यहाँ से जाओ, नहीं तो आप लोगों को भी हम अंदर कर देंगे। उसके बाद हरियाणा में मेरी रिपोर्ट जो दर्ज हुई है, उसके बाद जब छानबीन करना शुरू हुआ, हम यहाँ आए, उसकी फैमिली भी, पूरे फैमिली इन्वॉल्व है उसकी छुप के उसके मर्डर के बाद उसकी दूसरी शादी करवाई गई है। और पुलिस को हमें गुमराह करती रही है लोग कि गुमराह, बस हमें नहीं पता जी, हमें नहीं पता जी। उसके बाद आज छानबीन के दौरान आज 6 महीने बाद उसकी डेड बॉडी इस हालत में मिली है, जिसका गला बिल्कुल काट के अलग करके उसको इतनी बुरी तरीके से उसको मार के फेंक रखा है। और ये सब लापरवाही सिर्फ सितारगंज पुलिस की है, जिन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। अगर 6 महीने पहले उन्होंने हमारी सुनी हुई होती तो वो डेड बॉडी आज हमें ऐसे नहीं मिलती। देखने लायक तो छोड़ते। इन्वेस्ट करूंगी उसको फांसी की बस सजा होनी चाहिए, उसे किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी पूरी फैमिली को भी सजा मिलनी चाहिए। जैसे उसने हालत की है मेरी बहन की, उसे प्लीज फांसी दो। भारत और नेपाल के बीच वनों, वन्य जीवों, तस्करी, वन्य अपराध और जैव विविधता से जुड़ी महत्वपूर्ण सीमा पार समन्वय बैठक आज आयोजित हुई। भारत देश के उत्तराखंड में आयोजित बैठक का उद्देश्य साझा सीमाओं के पार वन्य जीव संरक्षण के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को मजबूत करना रहा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इंडिया टू नेपाल, उनमें से कोई लोग वाइल्ड लाइफ क्राइम करते हैं, नेपाल में क्राइम करके कोई इंडिया आ जाते हैं और इंडिया क्राइम करके नेपाल जाते हैं। तो इस समस्या से कैसे हम मुकाबला करें, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इसमें दोनों देश के पदाधिकारियों के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम कैसे एक अर्का के कोऑपरेट कर सकते हैं, इसी मेन टॉपिक में आज हमारे बीच में डिस्कस हुआ है। इसमें अब चैलेंजेस क्या हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, और नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में हम किन किन विषय वस्तु में रहकर एक अर्का को कोऑपरेशन कर सकते हैं, इसी में आज का ये डायलॉग डिस्कशन छलफल मीटिंग हुआ है। No, of course, it's a success because many issues we talked about are similar, so we are much sensitized with women, wildlife crime, conflict and wildlife crimes. So इससे हम जागरूक हुए हैं और ज़्यादा हम करते आ रहे थे और फिर जागरूक हुए हैं। आगामी दिन में नेपाल के लोग इंडिया को ऑफिशियल्स को और इंडियन लोग नेपाली ऑफिशियल्स को इस काम के लिए सहयोग और ज़्यादा करेंगे, इसीलिए ये सक्सेसफुल मीटिंग है। मैं हेमराज बिष्ट, प्रदेश वन निर्देशक, धनगढ़ी, सुदूर पश्चिम प्रदेश से। आज भारत और नेपाल के बीच में जो ट्रांसबाउंड्री कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन किया गया, इसमें नेपालीज़ गवर्नमेंट की तरफ से एक डेलीगेशन आया है, जिनके साथ हमने वन और वन्यजीव प्रबंधन के दृष्टिकोण से अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश से पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जो वनाधिकारी हैं उन्होंने भी इसमें प्रतिभाग किया है। तो इस पूरी बैठक का जो मुख्य बिंदु था वो
कॉरिडोर्स का निर्बाध रूप से मेंटेन करना, उनको उनमें जंगली जानवरों की आवाजाही सुनिश्चित करना, इस पर हमने बात की है। इसके अतिरिक्त जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, जो आसूचना आपस में आदान प्रदान करना है वन अपराधों से संबंधित, उसके बारे में बड़ी सार्थक बातें हुई हैं, सहमति बनी है। उसके अतिरिक्त जो रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उसमें किस प्रकार से दोनों देश जो हैं वो मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इस पर भी वार्ता हुई है। इसके अतिरिक्त जो ट्रांसबाउंड्री कोऑर्डिनेशन से संबंधित छोटी छोटी केसेस अलग अलग प्रतिनिधियों ने हमारे सामने प्रस्तुत किए, उन पर भी चर्चा हुई। किस प्रकार से बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ साथ हम लोग वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा और दशा दोनों तय कर सकते हैं, इस पर बड़ी सार्थक बात हुई है। नेपलीज डेलीगेशन ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई। मानव वन्यजीव संघर्ष एक उसमें महत्वपूर्ण बिंदु निकल के सामने आया, उसके न्यूनीकरण की तरफ हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एलिफेंट्स और टाइगर्स इन कॉरिडोर्स में लगातार उनका मूवमेंट आवागमन बना रहता है, उसको किस प्रकार से हम लोग मैनेज कर सकते हैं, इस पर भी हमारी बात हुई है। तो एक बड़ा सकारात्मक माहौल में ये बैठक संपन्न हुई है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम वन और वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से जरूर देखे जाएंगे। पीलीभीत टाइगर की सीमा जो है वो उत्तराखंड स्टेट से भी लगती है और नेपाल के साथ भी लगती है। इस प्रकार की मीटिंगें हम लोग जो है साल में 2 बार कराते हैं। पीलीभीत में पिछले साल में 2 बार हो चुकी है, क्योंकि समस्याएं हम लोग की कॉमन है और उसका समाधान भी हम लोग एक साथ निकालते हैं। तो जो हमारा अनुभव वहाँ पीलीभीत का रहा है, उसको यहाँ पे साझा करने के लिए, और जो यहाँ नए इश्यूज आते थे उनको हम लोग किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लागू कर सकते हैं, उसके लिए हम इस कार्यशाला में प्रतिभाग करने आए थे। तो मुख्यतः तो ये बात हुई है कि हमारा जो क्रॉस बाउंड्री इश्यूज जो हैं, जो कॉमन है, जैसे कि कोचिंग का रिस्क रहता है, तो जो हमारे अपराधी हैं उनके बारे में सूचना का आदान प्रदान करना, जो टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में सूचना का आदान प्रदान करना, इसके साथ जो बाघ या अन्य जो जीव जंतु हैं जो हमारे एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाते हैं, बाघ हो गया, हाथी हो गया, गैंडे हो गए, इनके बारे में सूचना का आदान प्रदान करना बहुत जरूरी है, ताकि इन वन जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित किया सके। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी पहुंचे मुफ्ती वजाहत कासमी ने प्रेस वार्ता करते हुए वक्फ सुधार संशोधन के बारे में बताया कि कुछ लोग वक्फ सुधार संशोधन को गलत तरीके से लोग मुस्लिम समाज को भ्रमित करके विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी ने कहा कि मुसलमान तबका सबसे पहले वक्फ सुधार कानून को पूरी तरह से पढ़ ले, समझ ले, उसके बाद ही कोई फैसला ले, क्योंकि बिना सोचे समझे और पढ़े इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना ठीक नहीं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कई बार ईमानदारी आएगी, वक्फ की प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड होंगी, वक्फ का हिसाब ऑडिट होगा और वक्फ के हिसाब में पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ईमानदारी आएगी, तो जाहिर सी बात है कि लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो जिसके लिए वो दान की गई है तो ऑटोमेटिकली उसको फायदा होगा। ना आज तक वक्फ का हिसाब ऑडिट होता था, इसलिए वक्फ में करप्शन बड़े पैमाने पर हुआ, और ना आज तक ये अंदाजा था कि वक्फ बोर्ड की क्या आमदनी है, बल्कि सरकार से उल्टा ग्रांट लेकर के अपने मुलाजिमों को तनख्वाह देकर के वक्फ बोर्ड काम चला रहा था। इसलिए सब चीजों की जरूरत पड़ी है कि हिसाब ऑडिट हो और सारी चीजें जो है वो आईने की तरह साफ हो, इसलिए संशोधन किया गया है और मेरे ख्याल संशोधन होना भी चाहिए था। इसी को हम वक्फ सुधार का नाम दे रहे हैं जो संशोधन हुआ है। ऐसी क्या नौबत आएगी देश में, हम लोग जाएंगे और बताएंगे। आपने देखा होगा ये एक बड़ा तबका देश में ये कहकर के कि ये हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, हमारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, और मजहब के नाम पर लोगों को जो है वो वर्गला रहा है, मजहब के नाम पर जो है वो लोगों को जोश और जुनून दे रहा है। तो हमारा भी काम ये बनता है कि हम भी जाकर के सही बात बताएं। हम मुखालफत मुआफकत करने किसी की नहीं आए हैं, हम ये कहते हैं पढ़ लीजिएगा। जितना संशोधन हुआ है, एक्ट में जो चेंजेस हुए हैं, पहले भी होते रहे हैं, आइंदा भी हो सकते हैं, उनको पढ़ ले मुसलमान, और पढ़ लिख करके फिर जो भी कुछ करना है, विरोध भी करना है, मुखालफत करनी है, मुआफकत करनी है, लेकिन पढ़ ले, पढ़ लिख करके करे जो कुछ करना है। बिल को पढ़ा नहीं, बिल को समझा नहीं, बिल को जाना नहीं, क्या चेंजेस आए हैं, क्या संशोधन हुए हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं। बस सिर्फ इस बात पर हम लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हमारी मस्जिदें छीन गई हैं, हमारे कब्रिस्तान छीन गए, हमारी खानकाहें चली गई हैं। ये बहुत गलत बात है। वक्फ बोर्ड जो है वक्फ में संशोधन सुधार के लिए है, किसी चीज को छीनने के लिए नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।